नमस्कार साथियों। स्वागत है गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हमारी जो लेवल असिस्टेंट की क्लासेस चल रही थी, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी नई क्लास लेके आए। आज का विषय है वो है मानचित्र। मानचित्र का एक संपूर्ण अध्ययन करेंगे। मानचित्र का क्या अर्थ है, क्या उसके प्रकार हैं और कैसे मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, हमारी क्लास है, उसको शुरू करते हैं। विषय सूची, क्या हमारा एजेंडा है। देखिए, आज की क्लास का हमारा क्या एजेंडा है, क्या विषय सूची रहेगी, उसका हम संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, मानचित्र का अर्थ व इतिहास। सर्वप्रथम हम मानचित्र का अर्थ पढ़ेंगे और उसका क्या इतिहास है वो उसका जानकारी लेंगे। फिर है उस प्रमुख परिभाषाएं, किन भूगोलवेताओं ने मानचित्र की क्या परिभाषा दी है, उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर है आधारभूत तत्व, यानी मानचित्र के 5 आधारभूत तत्व बताए हैं, उन आधारभूत तत्वों का हम अध्ययन करेंगे। फिर है मानचित्रों का वर्गीकरण। मानचित्रों का वर्गीकरण, किन उद्देश्यों के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण किया गया उसका हम अध्ययन करेंगे। और अंत में हम करेंगे मानचित्रांकन की प्रक्रिया, यानी मानचित्र के निर्माण की प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, मैप शब्द की उत्पत्ति, यानी मानचित्र शब्द है वो इंग्लिश के मैप कहा जाता है, इंग्लिश में इसको। अब मैप शब्द है वो किस शब्द से बना है। मैप शब्द एक लैटिन शब्द है जो मैपा शब्द से मिलकर बना हुआ है। मैपा शब्द का अर्थ होता है कपड़ा, या हम चादर कह सकते हैं। मैप शब्द लैटिन भाषा के मेपा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कपड़ा, मेजपोश या चादर। तो मैप शब्द वो लैटिन भाषा के मेपा शब्द से मिलकर बना है, जिसका सिंपल सा अर्थ है कपड़ा या चादर या मेजपोश। मध्यकालीन यूरोप, मध्यकाल में यूरोप में विश्व के मानचित्र कपड़े पर बनाए जाते थे, जिन्हें मेपा मुंडी कहा जाता है। मध्यकालीन यूरोप में जो कपड़ों पर चित्रांकन किया जाता है, यानी मानचित्रों का निर्माण किया जाता था, उनको क्या कहा जाता है, मेपा मुंडी कहा जाता है। आधुनिक रूप, समय के साथ मेपा शब्द बदलकर मैप शब्द हो गया और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, मानचित्र। तो देखिए, इस स्लाइड में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मेपा, यानी एक लैटिन शब्द है मेपा। इस मूल शब्द से मैप शब्द का निर्माण हुआ है। अब देखिए, भूगोल में मानचित्र का स्थान। अब भूगोल में मानचित्र का क्या स्थान है। भूगोल जो सब्जेक्ट है वो एक जटिल सब्जेक्ट है, उसमें अधिक चीज़ों का समावेश होता है। तो इनको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रों का उपयोग जरूरी है। तो भूगोल सब्जेक्ट में विषय में सबसे अधिक मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र को भूगोलवेता की आशुलिपि माना जाता है। तो मानचित्र है भूगोलवेता की क्या माना जाता है, आशुलिपि, अर्थात जो जटिल जानकारियों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करता है। भूगोल में अधिक जटिल जानकारी होती है, अधिक आंकड़े होते हैं, उनको शॉर्ट रूप में संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, मानचित्रों के द्वारा। अतः इसे क्या कहा जाता है, भूगोलवेता की आशुलिपि कहा जाता है। अनुसंधान प्रयोगशाला, मानचित्र भूगोलवेता की अनुसंधान प्रयोगशाला भी है। ये धरातल की जटिलताओं को एक सरल और चित्रात्मक भाषा में प्रस्तुत करता है, यानी जो धरातल की जो जटिल प्रक्रियाएं उनको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना, सरल रूप में चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करना, वो किसका है, मानचित्रों के द्वारा किया जाता है। अर्थात मानचित्र धरातल की वास्तविकता को सरल, प्रतीकात्मक और मापनी युक्त रूप में दर्शाता है, यानी मापनी के माध्यम से जो धरातल है उस स्वरूप को चित्रात्मक यानी प्रतीकात्मक संकेतों के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। प्रमुख परिभाषाएं, अब कुछ भूगोलवेताओं ने इसकी परिभाषा भी दी है, तो देखते हैं हम। पहला, इरविन रेंज। इरविन रेंज ने क्या परिभाषा दी है, अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई भी मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की ओर से देखा गया एक रूढ़ चित्र होता है, जिसमें पहचान के लिए लेख अक्सर लिख दिए जाते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि धरातल को ऊपर से, यानी धरातल को ऊपर से हम देखने से जो चित्र दिखता है उसी का क्या कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है। तो इरविन रेंज ने जो परिभाषा दी है उसमें सिंपल से यही बात की कि धरातल को हम ऊपर से देखते तो कैसा प्रतीत होता है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है। अगली है F.J. मोकहाउस के द्वारा, निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग का समतल सतह पर निरूपण ही क्या कहलाता है, मानचित्र। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मापनी। मापनी कैसी है, वो निश्चित, यानी निश्चित मापनी के आधार पर जो धरातल के किसी भाग को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है वही क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। फिर है अगली R.V. मिश्रा एवं ए रमेश के द्वारा, समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग का मापनी के अनुसार प्रतीकात्मक आरेखन ही क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है।
यानी जो मापनी के अनुसार जो क्षेत्र है उसका क्या किया जाता है, प्रतीकात्मक आरेखन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी, इसको याद रखना है। अगली है मानचित्र के कुछ आधारभूत तत्व। अब मानचित्र के 5 आधारभूत तत्व बताएं, तो देखिए पहला है निश्चित मापक, स्केल, यानी मापनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है इसका। मानचित्र का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है, मापनी, स्केल। दो बिंदुओं की मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, मापनी। मापनी क्या होती है, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटा वास्तविक दूरी का अनुपात। यानी मापनी क्या होती है, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है और वास्तविकता में जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है उनका अनुपात, ये क्या कहलाता है, मापनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो मानचित्र का कौन सा है, मापनी, स्केल। तो मापनी एक निश्चित होती है, अनुपात में होती है, जैसे 1:लाख, ये है किसी मानचित्र की मापनी। मापने की इकाई होती है, वो लिखी नहीं जाती है लेकिन दोनों की सेम होती है। मानचित्र की और वास्तविक दूरी की दोनों की इकाई क्या होती है, सेम होती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1,00,000 सेंटीमीटर। यानी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो वास्तविकता में दूरी कितनी होगी, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो तत्व है वो कौन सा है, मापनी, स्केल। अगला मानचित्र प्रक्षेप। गोले को समतल पर उतारने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का गणितीय जाल क्या होता है, प्रक्षेप। अब हम जो मानचित्र का बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मापनी के बाद प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को सही रूप में प्रदर्शित करने के कोई क्या कहते हैं, प्रक्षेप। किसी क्षेत्र को हम, वास्तविक क्षेत्र को हम मानचित्र पर दर्शाते हैं, उसी क्षेत्र को, तो उसमें कितनी शुद्धता होती है, कौन सा क्षेत्र शुद्ध है या नहीं है। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे बढ़ रही है। अलग अलग प्रक्षेप होते हैं, उसके आधार पर इनको है, जैसे बेलनाकार प्रक्षेप है, शंक्वाकार प्रक्षेप है, समक्षेत्र प्रक्षेप है। इसके आधार पर हम, ये दूसरा तत्व है, इंपॉर्टेंट तत्व है, कौन सा है, मानचित्र प्रक्षेप। अब है द्विविमीय निरूपण। अब पृथ्वी है, वास्तविकता में ये क्या है, 3D रूप में है, त्रिविमीय है। अब उसको मानचित्र पर हम 2D में कन्वर्ट करते हैं, यानी समतल पर प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी 3D है, मानचित्र पर केवल लंबाई और चौड़ाई 2D में दर्शाई जा सकती है, यानी समतल पर हम केवल लंबाई और उसकी चौड़ाई में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला समतल सतह। मानचित्र कागज, कपड़ा, प्लास्टिक या लकड़ी जैसी समतल सतह पर ही बनाया जा सकता है। और मानचित्र बनाने के लिए हम कागज या समतल सतह का ही उपयोग करते हैं। और पांचवा तत्व है प्रतीकात्मक निरूपण। वास्तविक आकार ने दिखा सकने पर रूढ़ चिन्हों का और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ चीजें होती है जिनको वास्तविकता में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, अब मानचित्र पर उसको चिन्ह या संकेत प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल के लिए प्लस का चिन्ह ले लिया, सड़क का प्रदर्शन कर दिया, नदी का प्रदर्शन कर दिया। इन चीजों का प्रतीक के रूप में प्रदर्शन करके मानचित्र को दर्शा सकते हैं। तो ये 5 तत्व हैं हमारे मानचित्र के, इंपॉर्टेंट है सारे मानचित्र, ध्यान से पढ़ लेना इनको। अब देखो पहला तत्व है, वापस अब एक बार रीडिंग लेते हैं। निश्चित मापक यानी स्केल। मापक वह अनुपात है जो मानचित्र पर दो बिंदुओं की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के बीच होता है, अभी जो बताया था। यानी दो मानचित्र पर दो बिंदुओं की दूरी और वास्तविक धरातल पर जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, उसी का अनुपात क्या कहलाता है, मापक। जैसे उदाहरण से देखते हैं, यदि मापक 1:50 है, 1 अनुपात क्या है, 50,000 है, तो मानचित्र पर 1 सेमी, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, मानचित्र पर दो बिंदुओं की दूरी को, और ये प्रदर्शित करता है धरातल पर वास्तविक दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो 1 सेंटीमीटर है वो। अब इकाई मैंने पहले बताया, इकाई इनकी सेम होती है, जो इसकी इकाई होती है वो भी इसकी
इकाई होगी। सेंटीमीटर में ले सकते हैं इसको, हम मीटर में ले सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर, या इसको 500 मीटर कह सकते हैं। ये इसको किलोमीटर, ये मीटर, ये जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर में है। तो ये मापनी होती है। तो निश्चित मापनी क्या होती है, किसी भी मानचित्र बनाते हैं तो पहले उसकी क्या होती है, मापनी तय करते हैं, निश्चित मापनी होती है, उसी के आधार पर उसको मानचित्र का निर्माण किया जाता है। मापक के बिना मानचित्र पर वास्तविक दूरी ज्ञात करना क्या असंभव है। बिना मापक के मानचित्र पर वास्तविक दूरी ज्ञात करना असंभव है। प्रक्षेप एवं द्विमीय निरूपण। अब मानचित्र प्रक्षेप, पृथ्वी का आकार भूआब यानी जियोइड है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड यानी गोलाकार है। गोले को समतल कागज पर उतारने के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के गणितीय जाल प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। अब देखो फ्लैट प्रोजेक्शन, ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन दिखाया। अब ऊपर से हम प्रोजेक्शन को देखेंगे तो हमारे पास जो ये अक्षांश रेखाएं, इनकी बीच की दूरी, अब देखिए ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये दो अक्षांशों के बीच में, अब तीनों में डिफरेंस है, यानी ये क्षेत्र क्या है, अशुद्ध है। वास्तविकता में ये है नहीं, लेकिन इसको प्रोजेक्शन के द्वारा हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। फिर है द्विमीय निरूपण 2D। पृथ्वी क्या है, 3D है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का समावेश है, लेकिन मानचित्र में इसे केवल लंबाई और चौड़ाई में ही दिखाया जा सकता है। तो ये दो तत्व थे। अब देखो मानचित्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप। मानचित्र का वर्गीकरण हम 3 श्रेणियों के आधार पर करेंगे। पहला है मापनी के आधार पर। मापनी के आधार पर एक तो भूसंपत्ति, कैडेस्ट्रियल मानचित्र, स्थलाकृतिक, टोपोग्राफिकल, दीवारी और एटलस मानचित्र, ये 4 प्रकार के मानचित्र है मापनी के आधार पर। फिर है दूसरा उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण करेंगे, उसमें भौतिक और सांस्कृतिक मानचित्र। फिर है रचना शैली के आधार पर। रचना शैली के आधार पर भी 2 प्रकार के मानचित्र हैं, एक तो गुणात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। तो हम देखेंगे मानचित्रों का वर्गीकरण। पहला लेंगे हम मापनी के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। मापनी के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण में पहला है भूसंपत्ति मानचित्र, कैडेस्ट्रियल मानचित्र, मैप। अब कैडेस्ट्रियल शब्द है वो फ्रेंच भाषा के कैडेस्ट्र से बना है, कैडेस्ट्र शब्द से बना है। अब जैसे ये भूस्थिति मानचित्र, भूसंपत्ति मानचित्र है। अब देखो मापनी 2 प्रकार की, वैसे वृहत और लघु। लघु मापनी बहुत बड़े मापक, यानी 1:3000 या 4000 के लगभग ले सकते हैं हम, 1:4000। अब जो कोई भी गांव है या गांव के जो खेत है, उनको जो पटवारी दर्शाता है तो वो कौन से पर, भूसंपत्ति मानचित्र पर दर्शाता है। कौन से मानचित्र पर, भूसंपत्ति मानचित्र पर। पटवारी खेतों की सीमाएं और नगरपालिका की भवनों की सीमाओं को दिखाने के लिए उपयोग में कौन सा लेता है, भूसंपत्ति मानचित्र। जो किस पर बनाता है, वृहत मापनी पर बनाता है। दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिक मैप। मध्य मापक पर बनते हैं। भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। इन्हें तैयार करता है, जिसमें ऊंचाई, ढाल, वनस्पति, बस्तियां और सड़कों को दिखाया जाता है। यानी जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए कौन से मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह स्थलाकृतिक मानचित्र, जो धरातल की प्राकृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें ऊंचाई, ढाल, वनस्पति, नदियां आदि चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें तीसरा है दीवारी मानचित्र। दीवारी मानचित्र देखिए, हम दीवारों पर जो मानचित्र टांगते हैं, जैसे विश्व का हो गया, भारत का हो गया, राजस्थान का हो गया, वो मानचित्र क्या होते हैं, दीवारी मानचित्र का, जो किस पर बने होते हैं, लघु मापनियों पर। किसी पर, लघु मापनी पर। अब इसमें अधिक क्षेत्र को दिखाया जाता है, लेकिन विशेषताएं क्या होती है, कम विशेषताओं को प्रदर्शन क्या होता है, लेकिन क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। बड़े आकार के मानचित्र जिनका उपयोग कक्षाओं या व्याख्यान कक्षाओं में प्रदर्शन के लिए किया जाता है। हम किसी कक्षा में मानचित्र लगाते हैं विश्व का, तो वो मानचित्र का निर्माण होता है, वो लघु मापनी पर होता है और इसका प्रदर्शन किया जाता है। अगला चौथा है एटलस मानचित्र। अब हम एटलस में देखते हैं, जिसमें विश्व किसी महाद्वीप का दिया हुआ है, किसी देश का दिया हुआ है, तो वो मानचित्र होते हैं वो बहुत छोटी मापनी के होते हैं। और जो
बहुत छोटे मापक बने होते हैं, एक ही पृष्ठ पर पूरे महाद्वीप या विश्व को दिखाया जाता है, यानी एक पेज पर पूरे महाद्वीप को दिखाया जाता है, तो वो एक लघु मापनी का मानचित्र होता है, जिसमें क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है, और विशेषताएं क्या होती है, कम विशेषताओं का प्रदर्शन होता है। तो मापनी के आधार पर 4 प्रकार के हमारे पास मानचित्र हैं। पहला है भूसंपत्ति मानचित्र, दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र, तीसरा है दीवारी मानचित्र, और चौथा है एटलस मानचित्र। अब दूसरा वर्गीकरण इसका उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार से इसको वर्गीकरण किया गया है। पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र यानी पृथ्वी की जो भौतिक विशेषताएं प्राकृतिक, उनको प्रदर्शित करने के लिए जो काम में लिया जाता है मानचित्र, वो कौन सा है, भौतिक मानचित्र। जैसे उच्चावच मानचित्र, इसका पहला है उच्चावच मानचित्र। पर्वत, पठार, मैदान, यानी पृथ्वी पर जो धरातल पर जो पर्वत है, पठार है या समुद्र है, इनकी गहराई या ऊंचाई, इन चीजों का जो मानचित्र प्रदर्शन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उच्चावच मानचित्र के द्वारा। दूसरा है जलवायु मानचित्र। तापमान, वर्षा, वायुदाब, कहाँ पर तापमान है, अधिक है, कहाँ पर तापमान है, वर्षा है, कहाँ पर वायुदाब है, कम है, ज़्यादा, इसका प्रदर्शन किया जाता है, वो किस पर किया जाता है, जलवायु मानचित्र पर। अगला मृदा मानचित्र। मिट्टी के प्रकार और वितरण, कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसका प्रकार या उसका वितरण कितना है, इसको प्रदर्शित करने के लिए मृदा मानचित्र का उपयोग किया जाता है। और चौथा है अपवाह मानचित्र। नदियों और जल तंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है। तो भौतिक मानचित्र में 4 प्रकार के मानचित्र है, उच्चावच मानचित्र, जलवायु मानचित्र, मृदा मानचित्र और अपवाह मानचित्र। दूसरा है सांस्कृतिक मानचित्र। सांस्कृतिक मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र में पहला राजनीतिक मानचित्र। दो देशों और राज्यों की सीमाओं का प्रदर्शन किया जाता है, वो किस में आता है, राजनीतिक मानचित्र में। दूसरा है ऐतिहासिक मानचित्र। प्राचीन सभ्यताओं को प्रदर्शित किया जाता है, उनकी सीमाओं का आंकलन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, वो किस में किया जाता है, ऐतिहासिक मानचित्र में। तीसरा है आर्थिक मानचित्र। कृषि, खनिज, उद्योग, व्यापारिक मार्ग आदि इन चीजों का प्रदर्शन वो किया जाता है, वो कौन से पर किया जाता है, आर्थिक मानचित्र पर। और चौथा है सैनिक मानचित्र। युद्ध और सामरिक महत्व के जो क्षेत्र प्रदर्शित किए जाते हैं, उन मानचित्रों को क्या कहा जाता है, सैनिक मानचित्र। तो 4 प्रकार है वो भौतिक मानचित्र के, और 4 प्रकार है वो सांस्कृतिक मानचित्र। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के, भौतिक और सांस्कृतिक। भौतिक मानचित्र में किन किन को मानचित्र आते हैं, उच्चावच, जलवायु, मृदा और अपवाह, ये 4 मानचित्र आते हैं। और सांस्कृतिक मानचित्र में राजनीतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र और सैनिक मानचित्र। अब इसका हम तीसरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, रचना शैली के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। रचना शैली के आधार पर मानचित्रों को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है गुणात्मक मानचित्र और दूसरा है मात्रात्मक मानचित्र। अब है पहला गुणात्मक मानचित्र। ये बताते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ है, इसमें सांख्यिकीय गणनाओं का प्रयोग नहीं होता, केवल उपस्थिति दर्शाई जाती है। अब गुणात्मक मात्रा में किसी चीज की स्थिति बताई जाती है कि वो कहाँ पर स्थिति है और क्या उसकी विशेषताएं, उनको प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन उसका जो मात्रात्मक सांख्यिकीय गणनाएं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है मात्रात्मक मानचित्र। इन्हें सांख्यिकीय मानचित्र भी कहा जाता है। वितरण के साथ साथ मात्रा, तीव्रता या घनत्व का भी इससे पता चलता है। मात्रात्मक मानचित्र में सांख्यिकीय मानचित्रों का मात्रा, उनकी तीव्रता और उनका घनत्व का भी प्रदर्शन किया जाता है। अब देखिए गुणात्मक जो मानचित्रों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें जो पहली विधि है वो है रंगारेख विधि। अब देखिए रंगारेख विधि ये क्या होती है। इस विधि में धरातल के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से बढ़कर प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ आपका राजस्थान की भौतिक विभाग। अब राजस्थान के जो 5 भौतिक विभाग दर्शाए हैं, उनको अलग अलग कलर से प्रदर्शित किया गया है। यानी किसी क्षेत्र को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करना है, वो किस मानचित्र में आता है, रंगारेख विधि की। रंगारेख विधि में अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से भरकर दिखाया जाता है। जैसे प्रशासनिक इकाइयाँ, राज्य या देश, अब भारत के राज्य, उनका मानचित्र है, अलग अलग राज्यों को अलग अलग कलर में दर्शाया जाता है, वो किस में आता है, रंगारेख मानचित्र में। भूआकृतिक प्रदेश, पर्वत या मैदानों को दर्शाया जाएगा। मिट्टी के प्रकार अलग अलग, जैसे राजस्थान की मिट्टियों का प्रदर्शन करना है तो उनको अलग अलग कलर डाल दिया जाता है।
उदाहरण, राजनीतिक मानचित्र में हर राज्य को अलग रंग से दिखाना, तो ये है रंगारेख विधि। गुणात्मक जो मानचित्र है उसकी जो पहली विधि है वो रंगारेख, यानी अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग रंगों में प्रदर्शन करना रंगारेख विधि के अंतर्गत आता है। दूसरा, सामान्य छाया विधि, सिंपल शेड मेथड। अब सामान्य छाया विधि में क्या आता है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जो मानचित्र होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, रंगीन नहीं होता। अब उसको अलग अलग कलर में प्रदर्शित नहीं करना होता, तो उसमें क्या होता है, कुछ बिंदुओं रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जब मानचित्र काले सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं तब रंगों के स्थान पर विभिन्न छायाओं, रेखाओं या बिंदुओं का पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अलग अलग क्षेत्र है, ये जलवायु प्रदेश दिखाए गए राजस्थान के एक चित्र में। अब इसमें क्या, अलग अलग प्लस के चिन्ह लगा दिए, कहीं पर सीधी रेखा खींच दी, कहीं पर तिरछी रेखा खींच दी, कहीं पर बिंदु लगा दिए, तो इनके आधार पर प्रदर्शन किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, सामान्य छाया विधि के अंतर्गत। जैसे छपाई में सस्ती और सरल विधि है, ये छपाई में सस्ती पड़ती है, पाठ्य पुस्तकों में अधिक प्रयोग किया जाता है। जो हमारी पाठ्य पुस्तकें आती है, किताबें आती है, उनमें ये अधिक प्रयोग किए जाते हैं। ये विधि रंगारेख विधि का ही श्वेत श्याम संस्करण है। अगली तीसरी विधि चित्रीय विधि, पिक्टोरियल मेथड। ये वितरण दिखाने की सबसे आकर्षक विधि है। इसमें प्रदर्शित की जाने वाली वस्तु का वास्तविक छोटा चित्र या स्केच बनाया जाता है। अब हम कोई भी स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं तो मानचित्र में उस स्थान की क्या विशेषताएं, जैसे मुंबई है, मुंबई में क्या दिखाया हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया हुआ है, तो यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र प्रदर्शित किया जाता है। ये राजस्थान, राजस्थान में यहाँ जयपुर, जयपुर शहर में जो प्रसिद्ध चीज़ है वो क्या, हवा महल को प्रदर्शित किया जाता है। यानी आकर्षक बनाने के लिए वास्तविक छोटा चित्र प्रदर्शित कर दिया जाता है मेन मानचित्र में। वन्य जीव मानचित्र में शेर के चित्र से अभ्यारण्य का दिखाना, या पर्यटन मानचित्रों में ताजमहल के चित्र से स्मारक को दिखाना। जैसे पर्यटन स्थलों का जो मानचित्र है उसमें अलग अलग क्षेत्र के जो विशेष पर्यटक स्थल है उनका चित्र उस मानचित्र में दे दिया जाता है, जिससे ये और भी आकर्षक लगे। ये विधि बच्चों और पर्यटकों के लिए सबसे सुगम होती है। चौथी है वर्ण प्रतीकी विधि। इसमें वस्तुओं को दर्शाने के लिए विशिष्ट चिन्हों, सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी मानचित्र है उसमें जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसमें उसके आधार पर इसका प्रदर्शन होता है। अब पहला है ज्यामितीय चिन्ह। ज्यामितीय चिन्ह यानी वर्त, त्रिभुज, वर्ग, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा अक्षर चिन्ह, यानी वस्तु के नाम का पहला अक्षर प्रयोग होता है। जैसे गेहूं के लिए डब्लू, व्हीट, और कपास के लिए कॉटन का पहला अक्षर लिया जाता है सी। इन चिन्हों के आधार पर अक्षर चिन्ह या ज्यामितीय चिन्हों को प्रदर्शन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पर वर्त बना दिए जाते हैं, कहीं वर्ग बना दिया गया, कहीं त्रिभुज बना दिया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों को इन पे आधार पर प्रदर्शित करना ही क्या, कौन सी में आता है, वर्ण प्रतीकी विधि में। अगला पांचवा नामकरण विधि। अब नामकरण विधि में सीधे ही उस स्थान का क्या कर दिया जाता है, नाम लिख दिया जाता है। सबसे सिंपल, सबसे सरल विधि है वो ये सबसे सरल विधि है। इसमें किसी विशेष चिन्ह का या रंग का प्रयोग करने के बजाय मानचित्र पर उस स्थान के ऊपर सीधे उसका नाम लिख दिया जाता है। यानी किसी मरसल के ऊपर उसका नाम लिया जाता है, लिख दिया जाता है, घास के मैदान के ऊपर उसका नाम लिख दिया जाता है। तो ये सबसे सरल विधि है नामकरण विधि। तो हमने इस 5 विधियां पढ़ी थी गुणात्मक विधि की। अब अगला है मात्रात्मक विधि। अब देखिए, पहले हम गुणात्मक विधियों का सारांश देख लेते हैं। पहली है रंगारेख विधि। रंगारेख विधि है वो प्रशासनिक क्षेत्र यानी मिट्टी के प्रकार इनका प्रदर्शन करती है। अलग अलग क्षेत्र है, मिट्टियों के प्रकार है, उनका रंगों से बढ़ना, विशेषता क्या है, रंगों से, अलग अलग रंगों से प्रदर्शन करना। दूसरी है सामान्य छाया विधि। अब ब्लैक एंड व्हाइट में जैसे मानचित्र बनाते हैं तो उसमें कुछ विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग करके काम में ले लेते हैं। तीसरी है चित्रीय विधि। इसमें किसी पर्यटन या वन्य जीव और पर्यटन स्थलों का चिन्ह है वो प्रदर्शित कर दिया जाता है। ये सबसे क्या होती है, आकर्षक विधि होती है। चौथी है वर्ण प्रतीकी विधि। इसमें किसी खनिज या फसलों का विवरण है वो प्रदर्शित किया जाता है। चिन्ह या उसके कैपिटल अक्षर पहले अक्षर से ले लिया जाता है या ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। और पांचवी है नामकरण विधि। इसमें किसी क्षेत्र का सीधा ही नाम लिख दिया जाता है। अब दूसरी है मात्रात्मक मानचित्र।
इन मानचित्रों को सांख्यिकीय मानचित्र भी कहा जाता है। इसका निर्माण सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिससे वितरण के साथ साथ उसकी मात्रा, तीव्रता या घनत्व का भी पता चल जाता है। अब जैसे पहली है सममान रेखा विधि। समान रेखा विधि, आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस, जिसका अर्थ होता है सम्मान, और प्लेथोस, जिसका अर्थ होता है मूल्य, से बना है। इसमें समान मान वाले स्थानों को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा जोड़ता है। यानी जो एक समान मान होता है, उन रेखाओं को, उन स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है, उसको क्या कहते हैं हम? समान रेखा। जैसे एग्जांपल देखो, समताप रेखा। समताप यानी समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती है, वो कौन सी होती है? समताप रेखा, जिसे आइसोथर्म्स समान समताप रेखा कहलाती है। दूसरी है समदाब रेखा, आइसोबास, यानी समान दाब वाले स्थानों, पृथ्वी पर जो समान दाब वाले स्थान है, उनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, वो कहलाती है समदाब रेखा। तीसरी है समवर्षा रेखा। पृथ्वी पर समान वर्षा वाले स्थानों, जहाँ पर समान वर्षा होती है, उनको मिलाने वाली रेखा होती है, वो क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा है। और ये देखिए राजस्थान की जो वार्षिक वर्षा का दिया हुआ वितरण, समान वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये पहली है समान रेखा विधि। अगली दूसरी है वर्णमात्री विधि, कोरोप्लेथ मेथड। इसमें सांख्यिकीय आंकड़ों जैसे जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर को प्रशासनिक इकाइयों जैसे जिला या राज्य के अनुसार दिखाया जाता है। अब देखिए अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग दिखाया, जैसे जनसंख्या घनत्व ले लिया या जनसाक्षरता दर ले ली। अब भारत में जनसंख्या घनत्व, ये भारत का जनसंख्या घनत्व का मानचित्र है। अब इसमें जो सबसे डार्क वाला क्षेत्र दिखाया गया है, ये उत्तरी भारत में सबसे अधिक यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है, तो इसको सबसे अधिक डार्क कर दिया। फिर उससे कम घनत्व वाले को उससे कम डार्क कर दिया, और फिर उससे कम घनत्व वाले को उससे कम डार्क कर दिया। यानी अलग अलग क्षेत्रों को, आंकड़ों को दर्शाने के लिए अलग अलग कलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कम मूल्य वाले वस्तु को हल्की छाया या हल्का रंग दे दिया जाता है, अधिक मूल्य वाली वस्तु उनको गहरी छाया या गहरा रंग दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत का जनसंख्या घनत्व मानचित्र है, जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ का रंग कैसा है? गहरा है। जैसे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है तो उसको अधिक गहरा कर दिया गया है। तीसरी विधि है बिंदु विधि, डॉट मेथड। ये मात्रात्मक वितरण दिखाने की सबसे लोकप्रिय विधि है। सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? बिंदु विधि। एक बिंदु एक निश्चित मान, जैसे एक बिंदु है वो 10,000 व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, जैसे ये जनसंख्या का है, जिसमें एक डॉट कितने को? 10,000 व्यक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ जनसंख्या, जैसे ये राजस्थान का है, पश्चिमी राजस्थान में क्या जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या वितरण का है कम है, और पूर्व राजस्थान में जैसे जैसे जाते हैं तो बिंदुओं की संख्या क्या होती है? सघन होती जाती है, जनसंख्या क्या बढ़ती जाती है। तो हम इससे आसानी से पता लगा सकते हैं। अधिक मात्रा तो बिंदु पास पास होंगे, सघन होंगे, और कम मात्रा तो बिंदु दूर दूर होंगे, विरल होंगे। जैसे पश्चिमी राजस्थान में दूर दूर है और पूर्वी राजस्थान में पास पास है। सर्वश्रेष्ठ उपयोग होता है जनसंख्या का वितरण को और पशुओं की गणना का लिए। अब जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक रूप से अच्छे से प्रदर्शित किया जा सकता है तो किसमें किया जाता है? बिंदु विधि में। अगली है आलेखी विधि, डायग्राम मेथड। इस विधि में मानचित्र के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरेख, डायग्राम बनाए जाते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था इसके बारे में। जैसे ये स्तंभ आरेख यानी दंड आरेख, बार डायग्राम। उत्पादन की मात्रा या वर्षावार की तुलना दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? स्तंभ आरेख यानी दंड आरेख। अलग अलग क्षेत्रों की उत्पादन की मात्रा अलग अलग वर्षों में विषयवार उनकी तुलना करनी है तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे। दूसरा वर्त आरेख, पाई डायग्राम। भूमि उपयोग या धार्मिक संरचना दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है पाई डायग्राम को, वर्त आरेख को। जैसे भूमि का उपयोग है, यहाँ पर कृषि के लिए किया जाता है, यहाँ पर पशुपालन, खनिज, अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो उसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? वर्त आरेख के द्वारा। अब तीसरा है गोलीय आरेख, स्क्वायर डायग्राम। नगरों की जनसंख्या की तुलना दिखाने के लिए सबसे उपयोग, नगरों की जनसंख्या आपस में तुलना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गोलीय आरेख का। अब देखिए मात्रात्मक विधियों का सारांश देख लेते हैं हम वापस। पहली विधि है समान रेखा विधि, यानी समान ताप, समान दाब, समान वर्षा वाले स्थानों को
यानी एक ही विशेषता वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं को प्रदर्शित किया जाता है, वो समान रेखा विधि के अंतर्गत आता है। समान मान को क्या आपस में जोड़ना। दूसरी विधि है वो है वर्णमात्र विधि। वर्णमात्र विधि के द्वारा जनसंख्या घनत्व या साक्षरता का प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें अलग अलग रंग को गहरा या हल्का करके दिखाया जाता है। तीसरा है बिंदु विधि। बिंदु यानी डॉट विधि। डॉट के आधार पर हम जनसंख्या का वितरण प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सबसे लोकप्रिय विधि है। चौथी आलेखी विधि, यानी ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा हम इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की विधियां थी मात्रात्मक। अब अगला है मानचित्रांकन की वैज्ञानिक प्रक्रिया। मानचित्र बनाने की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया वो क्या क्या है। मानचित्र निर्माण एक व्यवस्थित 3 चरणीय प्रक्रिया है। सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों का कार्टोग्राफी के माध्यम से कागज पर उतारा जाता है और अंत में मुद्रण के द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। सर्वप्रथम हम मानचित्र बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, उसके डाटा उपलब्ध होने होंगे। किसी भी चीज़ का मानचित्र बनाते हैं तो हमारे पास उसका सर्वेक्षण होना चाहिए। उसके बाद प्रक्षेप, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या, प्रक्षेप। किस प्रक्षेप के आधार पर हम इस मानचित्र का निर्माण करेंगे, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, मुद्रण, प्रिंटिंग करेंगे। देखिए पहला चरण क्या है, सर्वेक्षण। ये मानचित्र निर्माण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे इम्पोर्टेंट चरण पहला ये वो क्या, सर्वेक्षण। धरातल पर जाकर माप लिया जाता है। हम धरातल पर जो होते हैं उसकी माप लिया जाता है कि ये धरातल पर इसकी रियल स्थिति है। उपकरणों की सहायता से दूरियां, कोण और ऊंचाई माप दी जाती है। अब किसी पर्वत की ऊंचाई है, उनके बीच की दूरी है, इन चीज़ों का हमारे पास वास्तविकता में माप होना जरूरी है। ये डेटा मानचित्र निर्माण का आधार बनता है। जो हमारे पास डेटा है वो मानचित्र निर्माण का आधार है। हमारे पास ये उपलब्ध होगा तभी हम इसका मानचित्र की आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब दूसरा चरण है मानचित्रांकन, कार्टोग्राफी। एकत्रित सर्वेक्षण आंकड़ों और सांख्यिकियों को निश्चित मापनी और प्रक्षेप पर कागज पर उकेरा जाता है। अब जो हमारे पास आंकड़े उनको किस पर प्रदर्शित करना, पहले उसका मापनी तय की जाती और मापनी के आधार पर फिर उसका प्रक्षेप बनाया, प्रक्षेप के आधार पर उसको समतल पर उकेरा जाता है। और तीसरा है अंतिम है वो क्या, मुद्रण। अंतिम रूप से तैयार मानचित्र की अनेक प्रतियां तैयार की जाती है और उसको उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो हमारे मानचित्रांकन के लिए हमारे पास 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला सर्वेक्षण, दूसरा है मानचित्रांकन, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रक्षेप और मापनी, और अंतिम चरण होता है वो होता है मुद्रण। तो हमारे पास 3 चित्र होती है मानचित्रांकन के लिए। अब देखिए हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा था उसका संपूर्ण सार देख लेते हैं हम शॉर्ट रूप में। पहले तो हमने मानचित्र शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो जाना कि मैप शब्द किस शब्द से बना है। तो मैप शब्द एक लैटिन भाषा के मैपा शब्द से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कपड़ा है। मध्यकाल में कपड़े पर बने चित्रांकन को मैपा मुंडी कहा जाता था। फिर 5 अनिवार्य तत्वों के बारे में पढ़े थे। पहला है मापक, प्रक्षेप, फिर है उसका 2D निरूपण, द्विमीय निरूपण, और फिर अगला है समतल सतह, और लास्ट का प्रतीकात्मक निरूपण। ये 5 तत्व जो अनिवार्य तत्व मानचित्र के वो हमने पढ़े थे। फिर उसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था 3 उद्देश्यों का। पहला था मापनी के आधार पर, फिर उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा पढ़ा था रचना शैली के आधार पर। इन 3 आधार पर हमने मानचित्रों का वर्गीकरण पढ़ा था। और अंतिम है जो निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी। इन निर्माण की प्रक्रिया हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे। एक तो सर्वेक्षण, फिर उसका मानचित्रकरण, और फिर उसका मुद्राकरण। ये 3 चरण है मानचित्र के निर्माण के। तो आज हमने जो मानचित्र है उसका अर्थ, उसके प्रकार और उसके निर्माण की कुछ विधियों के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।